जरूर। प्रस्तुत है अकबर बीरबल मुनाफे का किस्सा शीर्षक पर एक विस्तृत लगभग शब्दों की कहानी। यह कहानी मुनाफे के सही अर्थ, मानवीय लालच, दूरदर्शिता और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता के इर्द गिर्द घूमती है। अकबर बीरबल मुनाफे का किस्सा। अध्याय एक जादुई तोहफा और मुनाफे का सपना। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा था। सल्तनत में शांति और समृद्धि का दौर था। आगरा दुनिया के सबसे धनी शहरों में से एक, व्यापार और कला का केंद्र था। शहंशाह अकबर अपनी सल्तनत की तिजोरी को हमेशा भरा हुआ और अपनी प्रजा को खुशहाल देखने के इच्छुक थे। वह निरंतर ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे जिससे मुगल साम्राज्य की आय और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। एक दिन सुदूर समरकंद से एक बूढ़ा कारीगर उस्ताद करीम दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर सालों की मेहनत की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे उसने कोई रहस्य सहेज रखा हो। उसने शहंशाह को सजदा किया और एक संदूक पेश किया। जहां पनाह, उसकी आवाज में अनुभव की गहराई थी। मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं जो आज तक किसी बादशाह ने नहीं देखा होगा। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने संदूक खोलने का इशारा किया। जैसे ही संदूक खुला, दरबार में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर रेशम का एक थान था, लेकिन वह कोई साधारण रेशम नहीं था। जब उसे बाहर निकाला गया और रोशनी उस पर पड़ी तो उसका रंग बदलने लगा। वह कभी शाही नीले रंग का हो जाता तो कभी पन्ना हरे रंग का। जब उसे हवा में लहराया जाता तो वह सुनहरे और रुपहले रंगों में ऐसे बदलता जैसे कोई जादू हो। यह क्या है उस्ताद? अकबर ने विस्मय से पूछा। आलमपनाह, इसे रंगब्दल सिल्क कहते हैं। यह हमारी खानदानी कला है। इसकी खूबी यह है कि यह रोशनी और तापमान के हिसाब से अपना रंग बदलता है। इसे बनाने का हुनर दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। पूरा दरबार उस अद्भुत कपड़े को देखकर मंत्रमुग्ध था। अकबर के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। यह केवल एक सुंदर कपड़ा नहीं था, यह मुनाफे का एक अनथीन खजाना था। अगर मुगल सल्तनत इस कपड़े का उत्पादन करने वाली एकमात्र शक्ति बन जाए तो पूरी दुनिया के राजा, महाराजा और अमीर सौदागर इसे खरीदने के लिए मुहमांगी कीमत देंगे। सल्तनत की तिजोरी अशर्फियों से भर जाएगी। उस्ताद करीम, अकबर ने एक निर्णायक स्वर में कहा, आज से आप शाही मेहमान हैं। हम आगरा में एक विशेष शाही कारखाना स्थापित करेंगे जहां आप यह सिल्क बनाएंगे। आपको हर सुविधा दी जाएगी, लेकिन इसे बनाने का रहस्य सल्तनत के बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस्ताद करीम ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। उसे लगा कि उसकी कला को सबसे बड़ा संरक्षक मिल गया है। दरबार में मौजूद सभी मंत्री और अमीर इस फैसले से खुश थे, सिवाय एक व्यक्ति के। राजा बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता की हल्की सी रेखा थी। शाम को जब अकबर अपने निजी बाग में टहल रहे थे, बीरबल उनके पास पहुंचे। जहां पनाह, आपकी दूरदर्शिता का कोई जवाब नहीं, बीरबल ने बात शुरू की। यह रंगब्दल सिल्क सच में सल्तनत के लिए एक बड़ा मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता क्यों है? बीरबल, अकबर ने तुरंत भांप लिया। क्या तुम इस मुनाफे से खुश नहीं हो? मैं मुनाफे से खुश हूं, आलमपना, बीरबल ने विनम्रता से कहा। लेकिन मैं यह सोचने पर मजबूर हूं कि सच्चा मुनाफा आखिर होता क्या है। क्या वह केवल तिजोरी में बढ़ती हुई अशर्फियां हैं, या उसका कोई और गहरा अर्थ भी है? अकबर हंसे। बीरबल, तुम हमेशा सीधी बात को फलसफे में उलझा देते हो। मुनाफा मतलब मुनाफा। अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक समृद्धि। इसमें और क्या गहरा अर्थ हो सकता है?
हो सकता है जहां पनाह। बीरबल ने एक गहरी सांस लेकर कहा। जब कोई चीज इतनी दुर्लभ और कीमती हो तो वह अपने साथ केवल मुनाफा नहीं लाती, वह अपने साथ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी लाती है, लालच। और जहां लालच होता है वहां धोखा और विनाश भी पीछे पीछे चले आते हैं। मेरी चिंता इस सिल्क को लेकर नहीं बल्कि उस लालच को लेकर है जो यह लोगों के दिलों में पैदा करेगा। अकबर ने बीरबल की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्हें लगा कि बीरबल बेवजह का अंदेशा जता रहे हैं। तुम चिंता मत करो बीरबल, हमने हर चीज का पुख्ता इंतजाम किया है। यह रहस्य शाही कारखाने की दीवारों से बाहर नहीं जाएगा। बीरबल चुप हो गए। वे जानते थे कि शहंशाह इस वक्त उत्साह में हैं और कोई विपरीत बात नहीं सुनेंगे। लेकिन बीरबल की अनुभवी आंखें देख सकती थीं कि मुनाफे का यह किस्सा इतना सीधा साधा नहीं होने वाला था। उन्होंने फैसला किया कि वे इस शाही कारखाने और उससे जुड़े हर व्यक्ति पर अपनी पैनी नजर रखेंगे। अध्याय 2 लालच के धागे और एक व्यापारी की नजर। शहंशाह के हुक्म पर यमुना के किनारे एक भव्य शाही कारखाना तेजी से तैयार किया गया। उसकी सुरक्षा के लिए सबसे भरोसेमंद सैनिक तैनात किए गए। उस्ताद करीम को कारखाने का प्रमुख बनाया गया और उनकी मदद के लिए कुछ बेहतरीन कारीगरों को चुना गया। जल्द ही रंगब्दल सिल्क का उत्पादन शुरू हो गया। जैसा कि अकबर ने सोचा था, इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई। फारस के शाह, तुर्की के सुल्तान और यूरोप के राजकुमारों के दूत इस जादुई कपड़े को खरीदने के लिए आगरा आने लगे। कीमतें आसमान छू रही थीं। शाही खजाना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। अकबर बेहद प्रसन्न थे। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक अंधेरा साया भी अपनी चाल चल रहा था। आगरा का सबसे अमीर और चालाक सौदागर था सेठ हीरालाल। हीरालाल की नज़र में दुनिया में हर चीज बिकाऊ थी, बस सही कीमत लगनी चाहिए। जब उसने रंगब्दल सिल्क और उससे हो रहे मुनाफे के बारे में सुना तो उसके मन में लालच का एक ऐसा तूफान उठा जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। वह जानता था कि अगर उसे इस सिल्क को बनाने का रहस्य पता चल जाए तो वह अकबर से भी ज्यादा अमीर बन सकता है। उसने फैसला किया कि वह यह रहस्य हासिल करके रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हीरालाल ने अपनी पहली चाल चली। उसने उस्ताद करीम से मिलने की कई बार कोशिश की, उसे महंगे तोहफे भिजवाए, लेकिन उस्ताद करीम एक सीधा और ईमानदार आदमी था। उसने शहंशाह को अपना वचन दिया था और वह उसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब सीधे रास्ते से बात नहीं बनी तो हीरालाल ने टेढ़ा रास्ता अपनाया। उसने अपने जासूसों को शाही कारखाने के कारीगरों पर नजर रखने के लिए लगा दिया। उसने सोचा कि शायद कोई कारीगर लालच में आकर रहस्य उगल दे। उसने कारीगरों के बीच फूट डालने की कोशिश की, अफवाहें फैलाईं कि उस्ताद करीम सारा श्रेय खुद ले लेता है और उन्हें कम मेहनताना देता है। कुछ कारीगर उसकी बातों में आ भी गए, लेकिन रहस्य इतना सुरक्षित रखा गया था कि उस्ताद करीम के अलावा किसी को पूरी प्रक्रिया पता ही नहीं थी। वह सबसे महत्वपूर्ण चरण खुद अकेले में पूरा करता था। हीरालाल हताश होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी रणनीति बदली। अगर मैं प्रक्रिया नहीं जान सकता तो कम से कम यह तो जानूं कि इस जादू का स्रोत क्या है। वह कौन सी खास सामग्री है जो इस सिल्क को रंग बदलने पर मजबूर करती है। उसने अपने सबसे चतुर जासूस छगन को यह काम सौंपा। छगन भेष बदलने में माहिर था। उसने एक गरीब मजदूर का रूप धरा और शाही कारखाने के आसपास काम की तलाश में घूमने लगा। उसका काम था उस्ताद करीम पर 24 घंटे नजर रखना। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कारखाने में कौन सी असामान्य सामग्री लाता है। कई हफ्तों की निगरानी के बाद छगन ने एक पैटर्न देखा।
हर 15 दिन में उस्ताद करीम भोर होने से पहले अकेले कारखाने के एक गुप्त हिस्से में जाता था और वहां से एक छोटा सा संदूक लेकर अपने मुख्य कक्ष में आता था। उस संदूक में क्या है यह कोई नहीं जानता था। एक रात छगन ने, वाह, यह शीर्षक बहुत आधुनिक और दिलचस्प है। चलिए इस विषय पर एक विस्तृत कहानी गढ़ते हैं जो व्यापार रणनीति, मानवीय लालच और बीरबल की कालजयी बुद्धिमत्ता को एक नए कैनवास पर चित्रित करती है। अकबर का आईपीओ और बीरबल की स्ट्रैटेजी। अध्याय 1, एक शाही सपना और नई हवा। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य हिंदुस्तान में समृद्धि और स्थिरता का पर्याय बन चुका था। युद्ध और विजय के अध्याय अब पुराने हो रहे थे और शहंशाह का मन अब कुछ ऐसा करने को आतुर था जो उनकी सल्तनत को आने वाली सदियों तक याद रखे। वह केवल एक विजेता नहीं बल्कि एक निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। एक दिन दरबार में वेनिस से आए एक व्यापारी और वित्तीय सलाहकार सिग्नोर एंटोनियो ने अपनी हाजिरी दी। वह अपने साथ केवल कीमती तोहफे ही नहीं बल्कि यूरोप में पनप रहे व्यापार के नए विचार भी लाया था। उसने शहंशाह को बताया कि कैसे बड़े बड़े समुद्री जहाज और व्यापारिक अभियान अब केवल राजाओं के खजाने से नहीं बल्कि आम लोगों के छोटे छोटे निवेशों को जोड़कर चलाए जा रहे हैं। उसने एक ऐसे तंत्र की व्याख्या की जहां किसी बड़े काम के लिए हिस्सेदारी शेयर्स बेची जाती है और मुनाफे में सभी हिस्सेदार होते हैं। अकबर, जो हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहते थे, इस विचार से अत्यधिक प्रभावित हुए। यह एक क्रांतिकारी सोच थी, एक ऐसा तरीका जिससे बड़े से बड़े सपने को साकार किया जा सकता था और वह भी शाही खजाने पर बहुत अधिक बोझ डाले बिना। उनके दिमाग में एक पुराना महत्वाकांक्षी सपना कौंध गया, नहर-ए-आजम। एक ऐसी विशाल नहर जो यमुना नदी को राजस्थान के सूखे इलाकों से जोड़ दे। यह नहर लाखों बीघा जमीन को सिंचित कर सकती थी, अकाल की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी और व्यापार के लिए एक नया जलमार्ग खोल सकती थी। यह एक ऐसी परियोजना थी जो अकबर का नाम इतिहास में अमर कर देती। लेकिन इसकी लागत इतनी अधिक थी कि शाही खजाना भी इसे अकेले उठाने में कांप जाता। सिग्नोर एंटोनियो की बात सुनकर अकबर को रास्ता मिल गया। अगले दिन दरबार खास में उन्होंने घोषणा की, हम नहर-ए-आजम का निर्माण करेंगे और यह नहर केवल शाही खजाने से नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अवाम की भागीदारी से बनेगी। हम इस महान परियोजना की हिस्सेदारी जारी करेंगे। हर कोई, चाहे अमीर हो या गरीब, इस सपने का हिस्सा बन सकता है और आने वाले कल की समृद्धि में भागीदार हो सकता है। दरबार में वाहवाह की गूंज उठ गई। यह एक अभूतपूर्व घोषणा थी। एक तरह से यह मुगल सल्तनत का पहला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ था। लेकिन एक व्यक्ति शांत था। वह थे राजा बीरबल। उनकी आंखों में प्रशंसा की जगह चिंता की लकीरें थीं। शाम को जब अकबर अपने निजी कक्ष में थे, बीरबल उनसे मिलने पहुंचे। जहां पनाह, आपका सपना महान है और आपकी सोच क्रांतिकारी, बीरबल ने अदब से कहा। लेकिन इंसान की फितरत को समझे बिना दौलत का कोई भी नया खेल खतरनाक साबित हो सकता है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम हमेशा अंदेशों से घिरे रहते हो। यह एक सुनहरा मौका है। जब प्रजा खुद अपनी सल्तनत की तरक्की में पैसा लगाएगी तो उसका देश से जुड़ाव और भी गहरा होगा। इसमें खतरा कैसा? खतरा दौलत में नहीं, उसके लालच में है, आलमपनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा। जब पैसा मेहनत से नहीं बल्कि सिर्फ कागज के टुकड़ों, हिस्सेदारी के प्रमाण पत्र के भाव के उतार चढ़ाव से बनने लगता है तो इंसान की नीयत बदलने लगती है। वह निर्माता नहीं, सट्टेबाज बन जाता है। यह नहर बनाने का महान सपना कहीं अशरफियों का जुआ बनकर न रह जाए।
अकबर को बीरबल की बात थोड़ी चुभी। तुम्हारी सोच पुरानी है बीरबल। वक्त बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। हमने फैसला कर लिया है। इस परियोजना का प्रबंधन सिग्नोर एंटोनियो और हमारे वित्त मंत्री टोडरमल जी देखेंगे। तुम बस देखो हम कैसे अपनी प्रजा के साथ मिलकर इतिहास रचते हैं। बीरबल चुपचाप सिर झुकाकर लौट आए। वे जानते थे कि शहंशाह इस वक्त किसी की नहीं सुनेंगे, लेकिन उन्होंने मन ही मन एक रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। उनकी रणनीति शहंशाह के सपने को तोड़ने की नहीं, बल्कि उसे इंसान के लालच से बचाने की थी। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसे किसी को बताए बिना चुपचाप पर्दे के पीछे से अंजाम दिया जाना था। अध्याय 2 बाजार का बुखार और बीरबल के गुप्त कदम। नरे-आज़म के आईपीओ की खबर आगरा और पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। आगरा के सबसे बड़े चौक में एक बाजार हिस्सेदारी स्थापित किया गया। एक बड़े से बोर्ड पर नहर परियोजना का नाम और उसकी एक हिस्सेदारी का शुरुआती मूल्य 10 अशर्फी लिखा गया। सिग्नोर एंटोनियो ने अपनी वाक्पटुता से माहौल बना दिया था। उसने लोगों को नहर के फायदों के बारे में बताया, लहलहाती फसलें, नए शहर, बढ़ता व्यापार और कई गुना मुनाफा। लोगों की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने तैरने लगे। पहले ही दिन हिस्सेदारी खरीदने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अमीर उमराओं और सौदागरों ने हजारों हिस्से खरीदे, यह सोचकर कि वे शहंशाह की नजरों में चढ़ जाएंगे। छोटे दुकानदारों, कारीगरों और यहाँ तक कि किसानों ने भी अपनी जीवन भर की जमापूंजी इस उम्मीद में लगा दी कि उनकी किस्मत बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में 10 अशर्फी का हिस्सा 20 का हो गया, फिर 50 का। बाजार में एक अजीब सा बुखार चढ़ गया था। लोग नहर की प्रगति के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वे बस हिस्सेदारी के बढ़ते भाव की बातें कर रहे थे। हर कोई खरीदना चाहता था, यह सोचकर कि कल दाम और बढ़ेंगे। इस पूरी गहमागहमी के बीच दरबार के कुछ चालाक और लालची अमीर, जिनका मुखिया था शमशेर खान, ने एक अलग ही योजना बनाई। शमशेर खान बीरबल से जलता था और हमेशा खुद को शहंशाह का सबसे काबिल सलाहकार साबित करने की फिराक में रहता था। उसने और उसके साथियों ने बड़ी मात्रा में हिस्सेदारी खरीद ली थी। उनका मकसद नहर बनवाना नहीं, बल्कि इस बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाकर रातों रात अमीर बनना था। उधर बीरबल क्या कर रहे थे? वे सार्वजनिक रूप से इस सब से दूर थे। वे न तो हिस्सेदारी खरीद रहे थे, न ही बेच रहे थे। दरबार में लोग उनका मजाक उड़ाते, लगता है राजा बीरबल को यह नया खेल समझ ही नहीं आया। लेकिन असल में बीरबल की रणनीति हरकत में आ चुकी थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और गुमनाम दोस्तों और व्यापारियों का एक छोटा सा समूह बनाया। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति और उन दोस्तों के धन को मिलाकर एक गुप्त कोष, सीक्रेट फंड, स्थापित किया। बीरबल के निर्देश स्पष्ट थे, ले चुकी थीं। बाजार में जो बुखार चढ़ा था, अब वह डर में बदलने लगा। जिन लोगों ने 100 अशर्फी पर हिस्सा खरीदा था, वे घबरा गए। शमशेर खान ने पहला बड़ा कदम उठाया। उसने अपने खरीदे हुए हिस्सों का एक बड़ा हिस्सा बेचना शुरू कर दिया। यह देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। हर कोई अपने हिस्से बेचना चाहता था, लेकिन खरीदार कोई नहीं था। कीमतें गिरनी शुरू हुईं। 100 से 80, 80 से 50, 50 से 20 और कुछ ही घंटों में हिस्सेदारी की कीमत वापस 10 अशर्फी पर आ गई और उससे भी नीचे जाने लगी। आगरा के बाजार हिस्सेदारी में मातम छा गया। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। रहीम चाचा जैसे हजारों लोग एक ही झटके में बर्बाद हो गए थे। उनका सपना टूटकर बिखर गया था। यह खबर जब अकबर तक पहुंची तो वे सन्न रह गए। उनका महान सपना एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया था। प्रजा की समृद्धि का उनका वादा,
उनकी बर्बादी का कारण बन गया था। उनकी इज्जत, उनकी साख सब दांव पर लग गई थी। वे गुस्से और हताशा में अपने कक्ष में चक्कर काट रहे थे। यह क्या हो गया? हमारी प्रजा लुट गई, हमारी सल्तनत की नाक कट गई। उन्होंने फौरन अपने वित्त मंत्री को बुलाया और हुक्म दिया, शाही खजाने से पैसा निकालो। जिन लोगों ने ऊंचे दाम पर हिस्से खरीदे हैं, उनके नुकसान की भरपाई करो। हम अपनी प्रजा का विश्वास नहीं खो सकते। तोडरमल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जहां पनाह, ऐसा करने से शाही खजाना खाली हो जाएगा। यह एक गलत मिसाल कायम करेगा। लेकिन अकबर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। ठीक उसी समय बीरबल ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी, न ही अफसोस। एक अजीब सी शांति थी। रुक जाइए, जहां पनाह, बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। अगर आज आपने खजाने का मुंह खोला, तो आप न तो अपनी प्रजा को बचा पाएंगे, न ही अपनी इज्जत को। आप केवल उन धोखेबाजों को सफल होने देंगे जिन्होंने यह जाल बुना है। अकबर ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा। तो तुम क्या चाहते हो, बीरबल? हम अपनी आंखों के सामने अपनी प्रजा को बर्बाद होते देखें। तुम्हारी इसी नकारात्मक सोच ने हमें यहां तक पहुंचाया है। मेरी सोच ने नहीं, जहां पनाह, लोगों के लालच ने यह किया है, बीरबल ने जवाब दिया। और अब इस समस्या का हल खजाने से नहीं, दिमाग से निकलेगा। मुझे बस 24 घंटे की मोहलत और एक भरे दरबार का आयोजन चाहिए। मैं वादा करता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकबर के पास अब बीरबल पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने भारी मन से अनुमति दे दी। अध्याय 4, बीरबल की रणनीति का खुलासा। अगले दिन दरबार-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी, अमीर, सौदागर और शहर के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद थे। शमशेर खान और उसके साथी भी सीना चौड़ा करके बैठे थे, यह देखने के लिए कि बीरबल अब क्या करते हैं। शहंशाह अकबर खामोश और गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल बीच में आए और बोलना शुरू किया। शहंशाह हिंद और आगरा के वासियों, कल जो हुआ वह एक दुखद घटना थी। हमारा एक महान सपना एक बुरे ख्वाब जैसा लगने लगा है। लेकिन आज हम यह जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बीरबल ने अपने पहले जासूस को बुलाया, जो नहर निर्माण स्थल से लौटा था। बताओ, वहां की क्या हकीकत है? बीरबल ने पूछा। जासूस ने ऊंची आवाज में कहा, आलमपनाह, नहर की खुदाई का काम उम्मीद से भी बेहतर चल रहा है। जमीन नरम है, कोई बड़ी चट्टान नहीं मिली है। मुख्य इंजीनियर पूरी तरह स्वस्थ हैं और दिन रात काम की निगरानी कर रहे हैं। यमुना में भी भरपूर पानी है। दरबार में एक कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। शमशेर खान का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। तो फिर बाजार क्यों गिरा? बीरबल ने सवाल किया। इसलिए क्योंकि बाजार हकीकत पर नहीं, अफवाहों पर गिरा। और ये अफवाहें फैलाई गई थीं। बीरबल ने अपने दूसरे जासूसों को पेश किया, जिन्होंने शमशेर खान के आदमियों को अफवाहें फैलाते हुए देखा और सुना था। शमशेर खान खड़ा होकर चिल्लाया, यह झूठ है। बीरबल मुझसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। दुश्मनी नहीं, शमशेर खान, मैं तो बस हिसाब बराबर कर रहा हूं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका मकसद नहर बनाना नहीं, बल्कि बाजार को लूटकर इस पूरी परियोजना पर कब्जा करना था। आपने और आपके साथियों ने 100 अशर्फी के भाव पर अपनी हिस्सेदारी बेची और अब आप इंतजार कर रहे थे कि भाव जब 1 से 2 अशर्फी पर आ जाए, तो आप कौड़ियों के दाम पर सारी हिस्सेदारी वापस खरीद लें। इस तरह कुछ लाख अशर्फियों के मुनाफे के साथ पूरी नहर-ए-आज़म आपकी मुट्ठी में होती।
यह सुनकर अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्हें सारा खेल समझ में आ गया था। लेकिन शमशेर खान बीरबल ने अपनी आवाज में एक नाटकीय ठहराव लाते हुए कहा, आपकी योजना में एक छोटी सी गलती हो गई। जब सब बेच रहे थे तब कोई था जो चुपचाप खरीद भी रहा था। बीरबल ने अपने उन गुमनाम दोस्तों और व्यापारियों को दरबार में पेश किया। जहांपनाह, पिछले एक महीने में जब भी बाजार में थोड़ी भी गिरावट आई, मेरे इन दोस्तों ने मेरे कहने पर हिस्सेदारी खरीदी। और कल जब भगड़ मची और कीमतें 10 अशर्फी से नीचे जाने लगीं, तो हमने बड़ी मात्रा में हिस्सेदारी खरीद ली। शमशेर खान हंसा, तो क्या तुमने भी वही किया जो हम करना चाहते थे? तुम भी सट्टेबाज हो बीरबल। नहीं, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। यहीं पर मेरी और तुम्हारी सोच का फर्क है। ये हिस्से मैंने अपने लिए नहीं खरीदे हैं। ये हिस्से खरीदे गए हैं एक शाही नहर न्यास रॉयल कैनाल ट्रस्ट के नाम पर। उन्होंने शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, आलमपनाह, मैंने आपकी अनुमति के बिना एक न्यास का गठन किया है। इस न्यास में नहर परियोजना की लगभग 40% हिस्सेदारी है। इस न्यास का मुनाफा किसी एक व्यक्ति की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि सल्तनत के कामों में लगेगा, जैसे स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद। यह जनता का पैसा जनता के पास ही रहेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने ऐसी रणनीति के बारे में सोचा भी नहीं था। बीरबल ने न केवल बाजार को पूरी तरह तबाह होने से बचाया, बल्कि इस आपदा को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने परियोजना के एक बड़े हिस्से का प्रभावी रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और रही बात उन छोटे निवेशकों की, जैसे रहीम चाचा, बीरबल ने आगे कहा, तो शमशेर खान और इनके साथियों ने जो मुनाफा कमाया है, उसे जब्त करके इन लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब सारा खेल साफ हो चुका था। बीरबल की बहुआयामी रणनीति सफल हुई थी। उन्होंने सत्य का पता लगाया, धोखेबाजों को बेनकाब किया, बाजार को स्थिर किया, परियोजना को बचाया और मुनाफे को आम जनता की भलाई की ओर मोड़ दिया। अध्याय 5, सच्ची दौलत का सबक और एक स्थायी विरासत। शमशेर खान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उससे उन सभी छोटे निवेशकों को मुआवजा दिया गया जिन्होंने अपनी जमापूंजी खो दी थी। रहीम चाचा को जब उनकी रकम वापस मिली तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बीरबल को गले लगाया। बीरबल, आज तुमने हमें सिर्फ एक वित्तीय संकट से नहीं बचाया है, तुमने हमें एक शासक का असली धर्म सिखाया है। हमारी नजर दौलत के उतार चढ़ाव पर थी और तुम्हारी नजर इंसान की नीयत और सल्तनत की भलाई पर। तुम्हारी रणनीति केवल पैसों की नहीं, बल्कि उसूलों की थी। बाजार हिस्सेदारी को नए और सख्त नियमों के साथ फिर से खोला गया। अब उसका नियंत्रण शाही नहर न्यास के हाथ में था, जो यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी बाजार को अपनी मनमर्जी से नचा न सके। लोगों का विश्वास लौटा और नहर का काम दोगुनी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद नहर-ए-आज़म बनकर तैयार हुई। यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार थी। सूखी धरती पर हरियाली लहलहाने लगी, गांवों में खुशहाली आ गई और व्यापार के नए रास्ते खुल गए। एक दिन अकबर और बीरबल उसी नहर के किनारे खड़े थे, जिसमें साफ पानी बह रहा था और छोटी छोटी सामान लेकर आ जा रही थीं। अकबर ने कहा, देखो बीरबल, हमारा आईपीओ आखिर सफल हुआ। बीरबल मुस्कुराए, हाँ जहांपनाह, सफल हुआ। लेकिन हमने इस सफर में सीखा कि सच्ची दौलत हिस्सों के बढ़ते भाव में नहीं, बल्कि खेतों में बढ़ती फसल में है। सच्ची स्ट्रैटेजी बाजार को लूटने की नहीं, बल्कि उसे बनाने वालों की रक्षा करने में है।
और एक शहंशाह की सबसे बड़ी विरासत सोने की अशर्फियां नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के चेहरों पर मुस्कान होती है। अकबर ने गहरी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उन्होंने एक नहर बनाई थी, लेकिन बीरबल की रणनीति ने उस नहर की नींव में ज्ञान, न्याय और दूरदर्शिता का ऐसा सीमेंट भर दिया था जो उसे सदियों तक मजबूत बनाए रखने वाला था। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी, जिसका शीर्षक है अकबर बीरबल और व्यापार का खेल। यह कहानी लगभग शब्दों की है और इसमें व्यापार, लालच, मानवीय मनोविज्ञान और बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता का गहरा चित्रण है। अकबर बीरबल और व्यापार का खेल। अध्याय 1। सल्तनत में एक नए सूरज का उदय। हिंदुस्तान की सल्तनत पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। उनके शासन में मुगल साम्राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के शिखर पर था। आगरा, जो उनकी राजधानी थी, न केवल प्रशासनिक केंद्र था, बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार का एक धधकता हुआ दिल भी था। दुनिया के कोने कोने से व्यापारी यहाँ आते, अपने साथ एग्जॉटिक वस्तुएं लाते और यहाँ से सोने चांदी की अशर्फियों की खनक अपने साथ ले जाते। शहंशाह अकबर एक दूरदर्शी शासक थे। उन्हें अपनी प्रजा की खुशहाली में गहरी रुचि थी और वे हमेशा सल्तनत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के नए तरीकों की तलाश में रहते थे। उनके दरबारे खास में 9 रत्न थे, जिनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में माहिर था। लेकिन जब बात बुद्धि, हाजिर जवाबी और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ की आती, तो राजा बीरबल का कोई सानी नहीं था। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और सामान्य कामकाज चल रहा था, एक हरकारे ने आकर सूचना दी कि फारस से एक बहुत बड़ा और अमीर सौदागर, जिसका नाम सौदागर आजम है, शहंशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर ने हमेशा व्यापारियों और कलाकारों का सम्मान किया था, इसलिए उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। अगले दिन सौदागर आजम दरबार में उपस्थित हुआ। उसका व्यक्तित्व उसकी संपत्ति की तरह ही भव्य था। उसने कीमती रेशम और मखमल के वस्त्र पहने थे, उसकी उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठियां थीं और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आत्मविश्वास और चालाकी का मिश्रण थी। उसने शहंशाह को बेशकीमती तोहफे भेंट किए, जिनमें फारसी कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तन और अरब के घोड़े शामिल थे। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सौदागर से उसके व्यापार और यात्राओं के बारे में पूछा। आजम ने बड़ी विनम्रता और वाक्पटुता से जवाब दिया, आलमपनाह, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ। दुनिया के बाजारों में घूमता हूँ और एक जगह की चीज दूसरी जगह बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। लेकिन मैंने आपकी सल्तनत की समृद्धि के जो चर्चे सुने थे, हकीकत उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ की जमीन सोना उगलती है और यहाँ के लोग हीरा हैं। उसकी चापलूसी भरी बातों ने अकबर को और प्रसन्न कर दिया। आने वाले कुछ दिनों तक सौदागर आजम शाही मेहमान बनकर रहा। वह अक्सर दरबार में आता और व्यापार की नई नई बातें करता। वह बताता कि कैसे यूरोप के व्यापारी समुद्र के रास्ते व्यापार के नए मार्ग खोज रहे हैं और कैसे कुछ चतुर लोग केवल खबरों और अंदाजों पर पैसा लगाकर रातों रात अमीर बन रहे हैं। यह बात अकबर के लिए बिल्कुल नई थी। वे जानते थे कि व्यापार का मतलब है माल खरीदना और उसे मुनाफे पर बेचना। लेकिन यह अंदाजे का व्यापार क्या था? एक शाम जब अकबर अपने निजी कक्ष में कुछ खास दरबारियों और बीरबल के साथ बैठे थे, उन्होंने सौदागर आजम को भी बुलवाया। सौदागर साहब, अकबर ने कहा, आप जिस अंदाजे के व्यापार की बात कर रहे हैं, उसे जरा विस्तार से समझाइए। यह कैसे काम करता है? सौदागर आजम इसी मौके की तलाश में था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक आ गई। उसने कहा, जहां पनाह, यह व्यापार का भविष्य है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि 3 बड़े कारवां हिंदुस्तान से निकलने वाले हैं।
एक कारवां सूरत से मसालों का खजाना लेकर फारस की खाड़ी की ओर जाएगा। दूसरा बंगाल से मलमल और रेशम लेकर चीन के लिए रवाना होगा। और तीसरा गोलकुंडा से हीरे जवाहरात लेकर दक्कन के सुल्तानों के पास जाएगा। हाँ, तो इसमें नया क्या है? अकबर ने पूछा। नया यह है, आलमपनाह आजम ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा, कि हम इन कारवां के पहुंचने का इंतजार नहीं करेंगे। हम आज ही इन कारवां की सफलता पर दांव लगाएंगे। हम इन कारवां में हिस्सेदारी बेचेंगे और खरीदेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि मसालों वाला कारवां सबसे ज्यादा मुनाफा कमाएगा, तो आप उसकी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। यदि आपकी खबर सही निकली, तो उस हिस्सेदारी का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा और आप बिना कोई माल छुए ही अमीर हो जाएंगे। उसने आगे समझाया, इस खेल में सब कुछ सूचना पर निर्भर करता है। अगर खबर आए कि फारस के रास्ते में समुद्री डाकुओं का खतरा है, तो मसालों वाले कारवां की हिस्सेदारी का दाम गिर जाएगा। अगर खबर आए कि चीन का सम्राट हिंदुस्तानी रेशम का दीवाना हो गया है, तो रेशम वाले कारवां की हिस्सेदारी आसमान छू लेगी। अकबर की आंखों में उत्सुकता तैरने लगी। यह एक रोमांचक खेल की तरह लग रहा था, जिसमें बुद्धि, साहस और किस्मत का संगम था। उन्हें लगा कि एक शहंशाह होने के नाते उनके पास सबसे अच्छी सूचनाएं होंगी और वे इस खेल में किसी को भी हरा सकते हैं। यह तो बहुत दिलचस्प है, अकबर ने कहा। हम भी इस खेल में अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे। तभी बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन यह व्यापार नहीं, जुआ है। व्यापार मेहनत, योजना और धैर्य पर आधारित होता है। यह खेल केवल लालच और अनिश्चितता पर टिका है। इसमें सल्तनत का खजाना लगाना बुद्धिमानी नहीं होगी। अकबर को बीरबल का टोकना अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। बीरबल, तुम हर नई चीज से डरते हो, अकबर ने थोड़े तल्ख स्वर में कहा। एक शासक को हर क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वह युद्ध हो या व्यापार। हम यह खेल खेलेंगे और साबित करेंगे कि हम इसमें भी सर्वश्रेष्ठ हैं। सौदागर आजम मन ही मन मुस्कुराया। उसका पहला कदम सफल हो चुका था। उसने शहंशाह के अहंकार को हवा दे दी थी। बीरबल चुप हो गए। वे जानते थे कि अब शहंशाह को रोकना मुश्किल है। लेकिन उनकी अनुभवी आंखों ने सौदागर आजम की चालाक मुस्कान के पीछे छिपे खतरे को भांप लिया था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वे इस व्यापार के खेल पर अपनी पैनी नजर रखेंगे। अध्याय 2, व्यापार के खेल की शुरुआत। शहंशाह के हुक्म से अगले ही दिन आगरा के एक बड़े चौक में व्यापार के खेल का मंच सज गया। सौदागर आजम ने इसे बाजार भविष्य का नाम दिया। एक बड़ा सा काला बोर्ड लगाया गया, जिस पर खड़िया से तीनों कारवां, मसाला, रेशम और जवाहरात के नाम लिखे थे। उनके सामने उनकी हिस्सेदारी का शुरुआती मूल्य लिखा था, प्रत्येक 100 अशर्फिया प्रति हिस्सा। सौदागर आजम ने घोषणा की कि हर कोई, चाहे वह अमीर दरबारी हो या आम व्यापारी, इसमें हिस्सा ले सकता है। उसने खेल के नियम समझाए। हर दिन बाजार कुछ घंटों के लिए खुलेगा। इस दौरान लोग हिस्सेदारी खरीद और बेच सकेंगे। कीमतों में उतार चढ़ाव खबरों के आधार पर होगा, जो उसके अपने हरकारे लाएंगे। पहले दिन दरबार के कई अमीर देना चाहिए। उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए जवाहरात वाले कारवां के अपने 100 हिस्से बेच दिए, जिनसे उन्हें कोई खास मुनाफा नहीं हुआ था, और उस पैसे से रेशम के कुछ महंगे हिस्से खरीद लिए। दिन के अंत में जब बाजार बंद हुआ, तो अकबर ने हिसाब लगाया। उन्हें कुल मिलाकर भारी नुकसान हुआ था। वे बहुत खिन्न और परेशान थे। उन्हें अपनी काबिलियत पर गुस्सा आ रहा था। रात में उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, आज हम हार गए।
हमारी रणनीति गलत थी। कल हमें यह नुकसान पूरा करना है। बताओ क्या करें? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मैंने पहले ही कहा था कि यह व्यापार नहीं, जुआ है। और जुए का एक ही नियम है, अंत में जीत हमेशा उसकी होती है जो जुआ खिलवाता है। मेरी सलाह है कि आप इस खेल से बाहर निकल जाएं। अकबर का अहंकार फिर जाग उठा। नहीं बीरबल, हम एक शहंशाह हैं, हम हार नहीं मान सकते। हम कल फिर खेलेंगे और इस सौदागर को दिखा देंगे कि हम उससे ज्यादा चतुर हैं। बीरबल ने गहरी सांस ली। जैसी आपकी मर्जी आलमपना। लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो। यह खबरें लाने वाले हरकारे किसके हैं? सौदागर आजम के, अकबर ने लापरवाही से कहा। और इन खबरों की सच्चाई की जांच कौन करता है? बीरबल ने दूसरा सवाल दागा। अकबर एक पल के लिए चुप हो गए। जांच? जांच की क्या जरूरत है? वह एक प्रतिष्ठित सौदागर है। बीरबल ने बस सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जिसे अकबर समझ नहीं पाए। उन्होंने शहंशाह से विदा ली, लेकिन वे अपने महल नहीं गए। उन्होंने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद जासूसों को बुलाया और उन्हें कुछ गुप्त निर्देश दिए। एक जासूस को सूरत के बंदरगाह की ओर भेजा गया, दूसरे को बंगाल की ओर और तीसरे को खुद सौदागर आजम और उसके हरकारों पर नजर रखने का काम सौंपा गया। बीरबल जानते थे कि इस खेल की सच्चाई बाजार भविष्य में नहीं, बल्कि असली दुनिया में छिपी है। अध्याय 3, लालच का गहराता जाल। अगले कुछ दिन अकबर और पूरे दरबारी अमले के लिए एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह थे। सौदागर आजम एक कुशल जादूगर की तरह बाजार भविष्य को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। हर दिन कोई नई खबर आती और किसी एक कारवां की हिस्सेदारी या तो आसमान पर पहुंच जाती या जमीन पर आ गिरती। एक दिन खबर आई कि दक्कन में विद्रोह हो गया है, इसलिए जवाहरात का कारवां लुट सकता है। उसकी कीमत धड़ाम से गिर गई। अगले ही दिन खबर आई कि विद्रोह की खबर झूठी थी और गोलकुंडा की खदानों में एक नया बेशकीमती हीरा मिला है जो उसी कारवां के साथ आएगा। कीमत फिर से आसमान छूने लगी। अकबर इस खेल में पूरी तरह डूब चुके थे। वे दिन-रात बस इसी के बारे में सोचते। उन्होंने सल्तनत के दूसरे जरूरी कामों से ध्यान हटा लिया था। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कैसे अपने शुरुआती नुकसान की भरपाई की जाए और कैसे इस खेल में जीत हासिल की जाए। वे सौदागर आजम के हरकारों की हर खबर पर यकीन कर लेते और आनन-फानन में खरीदने और बेचने के फैसले लेते। उनका व्यवहार अब एक शहंशाह जैसा नहीं, बल्कि एक जुनूनी जुआरी जैसा हो गया था। वे कभी बहुत खुश होते तो कभी बहुत गुस्से में। इस उतार चढ़ाव का असर पूरे दरबार पर पड़ रहा था। कई मंत्री और उमरा, जो शहंशाह को खुश करने के लिए इस खेल में कूदे थे, अपनी जमा पूंजी गंवा चुके थे। आगरा के कई छोटे बड़े व्यापारी भी इस जल्दी अमीर बनने के लालच में फंसकर बर्बाद हो गए थे। शहर की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर दिखने लगा था। असली व्यापार ठप पड़ गया था, क्योंकि सबका पैसा और ध्यान इसी काल्पनिक बाजार में लगा हुआ था। इस पूरे तमाशे में बीरबल की भूमिका बहुत अजीब थी। वे हर दिन बाजार भविष्य में आते, लेकिन कोई सौदा नहीं करते। वे बस लोगों को देखते, कीमतों के उतार चढ़ाव को नोट करते और सौदागर आजम की हर हरकत पर नजर रखते। कई दरबारियों ने उनका मजाक भी उड़ाया। क्यों बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से हमेशा जलते थे, ने तंज कसा, लगता है तुम्हारी अक्ल ने काम करना बंद कर दिया है। देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम अभी भी पुरानी सोच में अटके हो। मैंने तो कल ही रेशम के हिस्सों से 5000 अशर्फिया कमाई। बीरबल बस मुस्कुरा दिए।
मुल्ला जी मुबारक हो। लेकिन याद रखिएगा, जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है वह अक्सर उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। मुल्ला दो प्याजा ने मुंह बिचकाया और चले गए। एक शाम अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया। वे उस दिन भी भारी नुकसान में थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। बीरबल कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्होंने हताशा में कहा, हम जो भी चाल चलते हैं उल्टी पड़ती है। ऐसा लगता है कि किस्मत हमसे रूठी हुई है, या फिर यह सौदागर आजम बहुत ज्यादा किस्मत वाला है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह किस्मत का नहीं धूर्तता का खेल है। आप एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसकी बिसात पर आप सिर्फ एक मोहरा हैं। वह आपको वही देखने देता है जो वह चाहता है और आप वही करते हैं जो वह आपसे करवाना चाहता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर ने झुंझलाकर पूछा। आलमपनाह, क्या आपने कभी सोचा कि ये सारी खबरें इतनी जल्दी और सिर्फ सौदागर आजम के हरकारों तक ही कैसे पहुंचती हैं? क्या सल्तनत का अपना खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया है? क्या आपने गौर किया कि जब भी कोई हिस्सा बहुत सस्ता होता है तो उसे खरीदने वाला कोई गुमनाम खरीदार हमेशा मौजूद रहता है, और जब कोई हिस्सा बहुत महंगा हो जाता है तो उसे बेचने वाला भी हमेशा तैयार रहता है? अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल की बातें तार्किक थीं। उन्होंने इन पहलुओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। वे तो बस लाभानी के चक्र में फंसे हुए थे। तो तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? क्या यह सब एक धोखा है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता जहां पनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। लेकिन सच जल्द ही सामने आएगा। तब तक के लिए मैं आपसे केवल एक विनती करता हूं, कृपया कल कोई भी बड़ा सौदा न करें। बस इंतजार करें और देखें। अकबर ने अनिच्छा से सिर हिला दिया। वे बीरबल की बुद्धि का सम्मान करते थे, लेकिन उनका जुआरी मन उन्हें उकसा रहा था कि एक आखिरी बड़ा दांव खेला जाए और सब कुछ वापस जीत लिया जाए। उधर की यही बीरबल के जासूस वापस लौटने लगे थे। सूरत से लौटे जासूस ने बताया कि अरब सागर में कोई बड़ा तूफान नहीं आया था, बस हल्की फुल्की बारिश हुई थी जो व्यापार के लिए सामान्य थी। बंगाल से लौटे जासूस ने खबर दी कि चीन के सम्राट की बेटी की शादी की बात तो सच है, लेकिन उन्होंने किसी विशेष हिंदुस्तानी रेशम का ऑर्डर नहीं दिया है। अब बीरबल की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। सौदागर आजम कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शातिर धोखेबाज था। वह झूठी खबरें फैलाकर बाजार में दहशत और लालच पैदा करता था। जब लोग डरकर सस्ते में अपनी हिस्सेदारी बेचते तो वह अपने आदमियों से उन्हें खरीदवा लेता, और जब लोग लालच में आकर महंगी हिस्सेदारी खरीदते तो वह अपनी पहले से खरीदी हुई सस्ती हिस्सेदारी उन्हें बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा था। लेकिन बीरबल को अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी। आजम का अंतिम लक्ष्य क्या था? क्या वह बस कुछ लाख अशर्फिया कमाकर चला जाना चाहता था, या उसका मकसद कुछ और बड़ा, कुछ और खतरनाक था? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था। अध्याय 4, अंतिम दाव और पर्दाफाश। खेल को चलते हुए लगभग एक पखवाड़ा बीत चुका था। सौदागर आजम ने घोषणा की कि अब यह प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में है। केवल 3 दिन और बचे हैं, जिसके बाद असली कारवां के नतीजों के आधार पर अंतिम हिसाब किताब होगा। इन अंतिम दिनों में बाजार में हलचल और भी तेज हो गई। अब सारा ध्यान जवाहरात के कारवां पर टिक गया था। मसाला और रेशम के हिस्सों में अब कोई खास उतार चढ़ाव नहीं हो रहा था। सौदागर आजम ने एक नई अंदर की खबर फैलाई। उसने कुछ खास दरबारियों के कान में फुसफुसाया कि दक्कन के सुल्तान और विजयनगर के राजा के बीच जवाहरात खरीदने की होड़ लगी हुई है।
वे दोनों मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हैं। इस कारवां में जिसने भी पैसा लगाया वह निश्चित रूप से 10 गुना मुनाफा कमाएगा। यह खबर आग की तरह फैली। अब हर कोई जिसने अब तक नुकसान उठाया था उसे यह एक आखिरी मौके की तरह दिखा। उन्हें लगा वह मौका है जब वे अपना सारा घाटा पूरा करके लाभ में आ सकते हैं। अकबर भी इस लालच से बच नहीं पाए। उनका अब तक का नुकसान बहुत बड़ा हो चुका था। उनके अहंकार को गहरी चोट लगी थी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना सब कुछ इसी आखिरी दांव पर लगा देंगे। उन्होंने अपने वित्त मंत्री को हुक्म दिया कि शाही खजाने से 5 लाख अशर्फियां निकाली जाएं। वे इन सबसे जवाहरात के कारवां की हिस्सेदारी खरीदना चाहते थे। जब बीरबल को यह पता चला तो वे भागे भागे अकबर के पास पहुंचे। जहांपनाह, यह आप क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा। यह आत्महत्या होगी। आप शाही खजाने को इस धोखे के खेल में नहीं झोंक सकते। अकबर गुस्से से लाल हो गए। बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? यह हमारा फैसला है। हम इस सौदागर को दिखा देंगे कि असली शहंशाह कौन है। हम जीतेंगे और फिर तुम्हारी यह दकियानूसी सलाह कभी नहीं सुनेंगे। आलमपनाह, मैं आपके रास्ते में नहीं आ रहा हूं, बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा। मैं बस आपसे एक दिन की मोहलत मांग रहा हूं। कल जब बाजार खुले तो आप अपना सौदा करने से ठीक पहले बस 1 घंटे के लिए दरबारे खास लगाइएगा। मैं पूरे दरबार के सामने कुछ साबित करना चाहता हूं। अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप जो चाहें फैसला लें। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा। अकबर ने कुछ देर सोचा। उन्हें बीरबल पर थोड़ा भरोसा तो था। और 1 घंटे की बात थी। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें यह आखिरी मौका देते हैं। कल सुबह बाजार खुलने से पहले दरबार लगेगा। लेकिन अगर तुम अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। बीरबल ने सिर झुकाकर उनका हुक्म माना और वहां से चले गए। उस रात बीरबल सोए नहीं। वे अपनी योजना को अंतिम रूप देने में लगे रहे। अगली सुबह दरबारे खास खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी, मंत्री और खुद सौदागर आजम भी वहां मौजूद था। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी कि आज क्या होने वाला है। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर अधीरता और गुस्सा साफ झलक रहा था। बीरबल ने शहंशाह से अनुमति लेकर बोलना शुरू किया। शहंशाह हिंद और दरबार में मौजूद सभी महानुभावों, बीरबल की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। पिछले 15 दिनों से हम सब एक बहुत ही रोमांचक व्यापार का खेल देख और खेल रहे हैं। इस खेल ने हमें सिखाया कि कैसे दौलत पल में बन सकती है और पल में बिगड़ सकती है। आज इस खेल का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। सौदागर आजम के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा। बीरबल ने आगे कहा, इस खेल का आधार खबरें थीं। खबरें कि समुद्र में तूफान है, खबरें कि चीन में भारी मांग है और खबरें कि दक्कन में जवाहरात की होड़ लगी है। लेकिन क्या ये खबरें सच्ची थीं? बीरबल ने अपने जासूसों को पेश किया। एक एक करके उन्होंने बताया कि सूरत में कोई तूफान नहीं था और बंगाल के लिए कोई विशेष ऑर्डर नहीं था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सौदागर आजम का चेहरा पीला पड़ने लगा। यह सब झूठ है। ये लोग मुझसे जलते हैं और मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आजम चिल्लाया। सबूत सिर्फ यही नहीं है सौदागर साहब, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। सबूत तो और भी हैं। जहांपनाह, यह खेल मुनाफे या नुकसान का कभी था ही नहीं। यह खेल था सल्तनत की दौलत को एक जगह इकट्ठा करने का।
बीरबल ने समझाया, सौदागर आजम ने झूठी खबरें फैलाकर पहले लोगों में डर पैदा किया और उनसे सस्ते में हिस्सेदारी खरीदी। फिर लालच पैदा करके वही हिस्सेदारी ऊंचे दामों पर उन्हीं लोगों को वापस बेच दी। इस पूरी प्रक्रिया में आगरा के व्यापारियों और दरबारियों की हजारों लाखों अशर्फियां धीरे धीरे एक ही तिजोरी में जा रही थीं, सौदागर आजम की तिजोरी में। और आज बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, आज इस खेल का अंतिम चरण था। आज शहंशाह अकबर को उकसाया गया कि वे शाही खजाने की एक बड़ी रकम इस खेल में लगा दें। जवाहरात के कारवां की खबर इस खेल का सबसे बड़ा झूठ है। यह बकवास है, आजम फिर चिल्लाया। मेरा कारवां असली है। हाँ, कारवां असली हैं, बीरबल ने कहा। लेकिन वे उतने बड़े नहीं हैं जितने बताए गए। वे तो बस नाम मात्र के हैं। असली खेल तो यह बाजार भविष्य ही था। और अब मैं आपको इस खेल का असली मकसद बताता हूं। बीरबल ने अपने तीसरे जासूस को इशारा किया। वह जासूस आगे आया और बोला, आलमपनाह, सौदागर आजम कोई फारसी व्यापारी नहीं है। यह असल में सल्तनत के दुश्मन कंधार के शासक का मुख्य जासूस और खजांची है। इसका असली नाम मीर कासिम है। इसकी योजना थी कि पहले यह आगरा की अर्थव्यवस्था को इस जुए में फंसाकर खोखला कर दे, और फिर आज रात जब शहंशाह का खजाना भी इस खेल में लग जाता तो यह सारी दौलत लेकर गुप्त रास्ते से कंधार भाग जाने की फिराक में था। हमने इसके साथियों को शहर के बाहर बोरियों में अशर्फियां भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सौदागर आजम उर्फ मीर कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अकबर अपने सिंहासन पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे एक शहंशाह होकर एक साधारण धोखेबाज के लालच के जाल में इतनी बुरी तरह फंस गए थे। अगर बीरबल न होते तो आज सल्तनत का खजाना लुट जाता और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उनकी नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। अध्याय 5, बुद्धि की विजय और सच्ची समृद्धि का पाठ। मीर कासिम और उसके साथियों को कैदखाने में डाल दिया गया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपनी पूरी योजना कबूल कर ली। उसने बताया कि कैसे उसने अकबर के अहंकार और दरबारियों के लालच का अध्ययन किया था और उसी के आधार पर यह पूरी साजिश रची थी। बाजार भविष्य को तुरंत बंद कर दिया गया। जिन लोगों ने अपना पैसा खोया था उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने बड़े धोखे का शिकार हुए थे। हालांकि उनका पैसा वापस नहीं मिल सकता था, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। अगले दिन अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। शहंशाह के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि आत्मग्लानि और पछतावा था। बीरबल, हम शर्मिंदा हैं, अकबर ने धीमी आवाज में कहा। हम एक शासक होकर अपनी प्रजा के धन की रक्षा नहीं कर सके। हम अपने ही लालच और अहंकार में अंधे हो गए थे। अगर तुम न होते तो आज सल्तनत एक बहुत बड़े संकट में होती। तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से इस साम्राज्य को बचाया है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, गलती करना इंसान का स्वभाव है। और वाह! शहंशाह अकबर और उनके सलाहकार बीरबल पर 10,000 शब्दों की एक विस्तृत कहानी एक शानदार विचार है। यह हमें उनके रिश्ते की गहराई, दरबार की राजनीति और उस युग की चुनौतियों को समझने का एक अनूठा अवसर देता है। प्रस्तुत है एक महाकाव्यात्मक कहानी जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक संपूर्ण उपन्यासिका है। शहंशाह और सलाहकार, न्याय की परछाई। अध्याय 1, सुबह की पहली किरण और एक असंभव प्रश्न। आगरा के किले की दीवारों पर जब सुबह की पहली किरण ने दस्तक दी तो यमुना का पानी सोने की तरह चमक उठा।
शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें हिंदुस्तान प्यार से अकबर आजम कहता था, अपनी सुबह की इबादत के बाद दीवाने खास की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं, जो साम्राज्य के बोझ से नहीं बल्कि एक दार्शनिक उलझन से पैदा हुई थीं। दरबार सज चुका था। नवरत्नों में से अधिकांश उपस्थित थे। तानसेन अपने तानपुरे के साथ, राजा टोडरमल राजस्व के हिसाब किताब के साथ और मान सिंह अपनी वीरता की आभा के साथ। लेकिन शहंशाह की आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं। क्या हमारे सलाहकार बीरबल अभी तक नहीं पधारे? अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए पूछा। उनकी आवाज में अधीरता कम, अपेक्षा ज्यादा थी। तभी एक पतली फुर्तीली काया ने दरबार में प्रवेश किया। साधारण कपड़ों में, चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान और आंखों में बुद्धि की चमक लिए वह बीरबल थे। उन्होंने झुककर शहंशाह को सलाम किया। माफी चाहूंगा जहांपनाह, बीरबल ने कहा। शहर के एक कोने में बच्चों के बीच एक बहस सुलझाने में देर हो गई। अकबर मुस्कुराए। यही बीरबल की खासियत थी। वह एक वजीर होने के साथ साथ जनता के आदमी भी थे। खैर बीरबल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे ज़हन में एक सवाल कौंध रहा है जो मुझे सोने नहीं दे रहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि शहंशाह के सवाल सीधे नहीं होते। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, बीरबल मुझे बताओ, इस दुनिया में न्याय की परछाई क्या है? न्याय तो स्वयं एक रोशनी है, उसकी परछाई कैसे हो सकती है? और अगर होती है तो वह दिखती कैसी है और रहती कहाँ है? यह सवाल सुनकर दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। यह कोई गणित का सवाल नहीं था, न ही कोई प्रशासनिक पहेली। यह एक दार्शनिक गुत्थी थी। मान सिंह ने अपनी तलवार की मूंछ पर हाथ फेरा, जैसे इस सवाल का जवाब भी वहीं छिपा हो। टोडरमल ने अपने बही खातों में नजरें गड़ा दीं, मानो अंकों में इसका हल ढूंढ रहे हों। कई दरबारियों ने जवाब देने की कोशिश की। एक ने कहा, हुजूर, न्याय की परछाई दया है। दूसरे ने कहा, नहीं, वह कानून है। लेकिन कोई भी जवाब शहंशाह को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में सबकी निगाहें बीरबल पर टिकीं। बीरबल ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर मुस्कुराते हुए बोले, आलमपनाह, आपका सवाल जितना गहरा है, इसका जवाब उतना ही सरल। लेकिन इसे शब्दों में बयान करने के बजाय मुझे आपको यह दिखाने के लिए 7 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। 7वें दिन हम तुम्हारा जवाब देखेंगे, सुनेंगे नहीं। यह कहकर अकबर ने उस दिन की सभा समाप्त कर दी। लेकिन दरबार में एक कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल के कुछ प्रतिद्वंद्वी, खासकर हकीम मिर्जा, जो खुद को बीरबल से ज्यादा काबिल समझते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। अध्याय 2 साजिश के धागे। हकीम मिर्जा एक महत्वाकांक्षी और चालाक दरबारी था। वह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति, दीन-ए-इलाही का कट्टर विरोधी था। उसे लगता था कि अकबर इस्लाम के रास्ते से भटक रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण बीरबल का प्रभाव है, जो एक हिंदू होकर शहंशाह के सबसे करीबी बन गए थे। उस शाम हकीम मिर्जा ने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को अपनी हवेली पर बुलाया। इनमें शहर का काजी मुल्ला दोप्याजा, जो बीरबल से अपनी हाजिर जवाबी की प्रतिद्वंद्विता रखते थे, और कुछ असंतुष्ट जागीरदार शामिल थे। भाइयों, हकीम मिर्जा ने अपनी रेशमी मसंद पर बैठते हुए कहा, क्या तुम देख नहीं रहे कि सल्तनत किस ओर जा रही है? शहंशाह एक काफिर की बातों में आकर अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। यह बीरबल कोई सलाहकार नहीं, बल्कि एक जहर है जो धीरे धीरे मुगल सल्तनत की नींव को खोखला कर रहा है।
मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, बात तो आपकी सही है हकीम साहब। आज दरबार में जो सवाल पूछा गया वह भी उसी की शरारत लगती है। न्याय की परछाई। भला यह भी कोई बात हुई। अब 7 दिन बाद वह कोई जादूटोना करके शहंशाह को फिर से अपनी मुट्ठी में कर लेगा। हकीम मिर्जा मुस्कुराया। इस बार ऐसा नहीं होगा मुल्ला जी। इस बार हम बीरबल को ऐसा घेरेंगे कि वह खुद अपनी परछाई से डरने लगेगा। मेरे पास एक योजना है। उसने अपनी योजना बताई। योजना 3 हिस्सों में थी। जनता में भय फैलाना, आगरा में कुछ ऐसी घटनाएं करवाना जिससे लगे कि शहर पर कोई आसमानी कहर बरपा है। इसे अकबर की नीतियों के खिलाफ खुदा का गुस्सा बताकर प्रचारित करना। बीरबल को बदनाम करना, इन घटनाओं का इल्जाम किसी तरह बीरबल के सिर मढ़ना। यह साबित करना कि बीरबल की मौजूदगी ही मनहूसियत ला रही है। शहंशाह को उकसाना, अकबर को यह यकीन दिलाना कि सल्तनत की भलाई के लिए बीरबल को दूर करना जरूरी है। योजना सुनकर सभी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा कि यह बीरबल के अंत की शुरुआत है। अगले ही दिन आगरा के सबसे बड़े अनाज गोदाम में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। हजारों मन अनाज जलकर राख हो गया। लोगों में हाहाकार मच गया। अध्याय 3 कहर की दस्तक। अनाज गोदाम की आग की खबर जंगल की आग की तरह फैली। अकबर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों थी। उन्होंने तुरंत टोडरमल को राहत कार्यों का जिम्मा सौंपा और दोषियों का पता लगाने का हुक्म दिया। लेकिन अगले दिन एक और बुरी खबर आई। शहर के सबसे पुराने मंदिर की पवित्र गाय मृत पाई गई और उसके पास एक कागज पर लिखा था, यह विधर्मी राजा के शासन का अंजाम है। अब लोगों का डर गुस्से में बदलने लगा था। मस्जिदों और मंदिरों में कानाफूसी होने लगी कि शहंशाह के दीन इलाही से देवी देवता और अल्लाह दोनों नाराज हैं। हकीम मिर्जा और उसके साथी इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वे अपने लोगों के जरिए अफवाहें फैला रहे थे। एक अफवाह यह भी थी कि बीरबल, जो खुद एक हिंदू हैं, ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से यह सब करवाया है ताकि वह शहंशाह को पूरी तरह अपने वश में कर सकें। अकबर बेहद परेशान थे। एक तरफ उनका साम्राज्य अशांत हो रहा था, दूसरी तरफ उनके सबसे करीबी दोस्त पर उंगलियां उठ रही थीं। उन्होंने बीरबल को तलब किया। बीरबल, यह सब क्या हो रहा है? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में थकान थी। लोग तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीरबल शांत थे। जहां पनाह धुएं के पीछे हमेशा आग नहीं होती, कभी कभी सिर्फ धुआं किया जाता है ताकि असली आग न दिखे। यह एक गहरी साजिश है। लेकिन सबूत? लोगों को सबूत चाहिए, बीरबल, अकबर ने कहा। सबूत भी मिलेगा आलमपना, लेकिन मुझे थोड़ा और समय चाहिए। याद रखिए, आपने मुझे 7 दिन की मोहलत दी है। आज तीसरा दिन है। बीरबल के इस आत्मविश्वास से अकबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन दरबार का दबाव बढ़ता जा रहा था। हकीम मिर्जा हर रोज नई शिकायतें लेकर आता। हुजूर, जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वे बीरबल को हटाने की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बगावत हो सकती है। चौथे दिन यमुना नदी में दर्जनों मछलियां मरी हुई पाई गईं, जिससे पानी भी दूषित हो गया। अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। अध्याय 4 निर्वासन का फरमान। 5वें दिन हकीम मिर्जा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने एक झूठा गवाह पेश किया, अनाज गोदाम का एक चौकीदार। चौकीदार ने कांपते हुए दरबार में गवाही दी कि उसने आग लगने वाली रात बीरबल के एक सेवक को गोदाम के पास संदिग्ध हालत में देखा था। यह एक सीधा आरोप था।
बीरबल ने चौकीदार से कुछ सवाल पूछे और उसकी घबराहट से समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। लेकिन डरी हुई जनता और दबाव में आए दरबारियों के सामने तर्क कमजोर पड़ रहा था। अकबर एक चौराहे पर खड़े थे। एक तरफ उनका दिल था जो कहता था कि बीरबल निर्दोष है। दूसरी तरफ उनका दिमाग था जो एक शहंशाह की तरह सोच रहा था। उन्हें सल्तनत की शांति बनाए रखनी थी, जनता का विश्वास जीतना था। उस शाम अकबर ने एक भारी दिल से फैसला लिया। उन्होंने बीरबल को बुलाया। दीवाने खास में सिर्फ वे दोनों थे। बीरबल, अकबर की आवाज भर्राई हुई थी, मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन हालात मेरे काबू से बाहर हैं। सल्तनत की शांति के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है। बीरबल सब समझ रहे थे। उन्होंने शहंशाह की आंखों में पीड़ा देखी। हुजूर, एक सलाहकार का धर्म सिर्फ सलाह देना नहीं, बल्कि शहंशाह के सिंहासन की रक्षा करना भी है। अगर मेरे दूर जाने से आपकी सल्तनत की रक्षा होती है तो यह सजा नहीं, मेरा सौभाग्य है। अकबर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर बीरबल को देनी चाहिए, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। जब लौटकर आऊंगा तब इसे आपके हाथों से इनाम के तौर पर पहनूंगा, जहांपना। अगली सुबह शहंशाह का फरमान सुनाया गया। जब तक आगरा में फैली अशांति की वजह पता नहीं चल जाती, सलाहकार बीरबल को अनिश्चित काल के लिए राज्य की सीमाओं से निर्वासित किया जाता है। बीरबल ने चुपचाप अपना सामान बांधा और एक साधारण मुसाफिर की तरह शहर से निकल गए। हकीम मिर्जा और उसके साथियों के लिए यह जश्न का दिन था। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बाधा को रास्ते से हटा दिया है। अध्याय 5, भेस बदलकर वापसी। बीरबल राज्य से बाहर नहीं गए थे। वे जानते थे कि साजिशकर्ता अब भी आगरा में ही हैं और उनकी असली मंशा कुछ और है। उन्होंने अपना भेस बदला। एक बूढ़े किसान का रूप धारण किया, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और एक टूटी फूटी झोपड़ी में आगरा के बाहरी इलाके में रहने लगे। दिन में वे खेतों में काम करते और शाम को शहर के बाजारों, सराय और चौपालों पर लोगों की बातें सुनते। अपनी पहचान छिपाकर वह उन कानों तक पहुंच सकते थे जहां तक सलाहकार बीरबल कभी नहीं पहुंच पाते। उन्हें धीरे धीरे साजिश की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आने लगीं। उन्होंने सुना कि हकीम मिर्जा के लोग कैसे मस्जिदों में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि अनाज गोदाम का झूठा गवाह चौकीदार अचानक अमीर हो गया था और जुए में पैसे उड़ा रहा था। बीरबल समझ गए कि गोदाम में आग, गाय की मौत और मछलियों का मरना, यह सब ध्यान भटकाने के लिए था। असली मकसद कुछ और बड़ा है। लेकिन क्या? इधर महल में अकबर उदास और अकेले हो गए थे। उन्हें हर पल बीरबल की कमी खलती थी। दरबार नीरस लगता था। हकीम मिर्जा अब उनका सबसे करीबी सलाहकार बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में बीरबल जैसी गहराई और ईमानदारी नहीं थी। अकबर ने अपनी उदासी को दूर करने के लिए एक घोषणा करवाई, जो कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब देगा उसे मुहमांगा इनाम मिलेगा। सवाल वही था, न्याय की परछाई क्या है? दूर दूर से विद्वान और पंडित आए, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। यह खबर बीरबल तक भी पहुंची। उन्हें पता था कि यह शहंशाह का उन्हें याद करने का एक तरीका है। अब उनके पास साजिश को बेनकाब करने और शहंशाह के सवाल का जवाब देने का एक रास्ता था। आज 7वां दिन था। अध्याय 6, न्याय की परछाई का प्रदर्शन। 7वें दिन की शाम, जब अकबर निराश होकर अपने महल में बैठे थे, एक पहरेदार ने आकर सूचना दी कि एक बूढ़ा किसान उनके सवाल का जवाब देने का दावा कर रहा है। अकबर ने उसे पेश करने का हुक्म दिया।
वही बूढ़ा किसान यानी भेस बदले हुए बीरबल दरबार में हाजिर हुआ। उसकी झुकी हुई कमर और सफेद दाढ़ी को देखकर कोई उसे पहचान नहीं सका। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब जानते हो? बाबा अकबर ने पूछा। जानता नहीं हुजूर, दिखा सकता हूँ, बूढ़े किसान ने अपनी कांपती आवाज में कहा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ शहर के उस चौक पर चलना होगा जहाँ अनाज का गोदाम जला था। और हाँ, अपने सभी मुख्य दरबारियों को भी साथ ले चलिए, खासकर हकीम मिर्जा साहब को। अकबर को यह अजीब लगा, लेकिन वे सहमत हो गए। रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी में शहंशाह का काफिला उस चौक पर पहुंचा। वहां सैकड़ों की भीड़ जमा थी। बूढ़े किसान बीरबल ने शहंशाह से कहा, हुजूर, अब आप बस चुपचाप देखिए। उसने भीड़ से आवाज लगाई, भाइयों, शहंशाह सलामत आज हम सबके बीच मौजूद हैं। वे उस चौकीदार को इनाम देना चाहते हैं जिसने अपनी जान पर खेलकर गोदाम में आग लगाने वाले को देखने की गवाही दी थी। यह सुनकर चौकीदार, जो भीड़ में ही मौजूद था, घबरा गया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन शहंशाह यह भी जानना चाहते हैं कि उस रात गोदाम के पीछे वाले कुएं में क्या गिरा था। चौकीदार ने बताया था कि उसने बीरबल के सेवक को कुछ भारी चीज कुएं में फेंकते देखा था। आज उस कुएं को खाली करके वह चीज निकाली जाएगी। यह एक कोरा झूठ था। बीरबल ने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। यह एक जाल था। यह सुनते ही हकीम मिर्जा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा कि शायद चौकीदार ने उसे धोखा देकर साजिश का कोई सबूत कुएं में छिपा दिया है। वह तुरंत अपने एक साथी की ओर मुड़ा और फुसफुसाया, जाओ, किसी भी तरह उस कुएं तक पहुंचने से पहले उस चौकीदार को खत्म कर दो। वह हमें मरवा देगा। लेकिन बीरबल की नजरें बाज की तरह थीं। उन्होंने हकीम मिर्जा को फुसफुसाते हुए देख लिया था। तभी बीरबल के कुछ वफादार सिपाही, जो आम लोगों के भेस में भीड़ में थे, आगे बढ़े और हकीम मिर्जा के उस साथी को पकड़ लिया। अब बीरबल सीधे हकीम मिर्जा की ओर मुड़े। क्यों हकीम साहब, आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या आपको डर है कि कुएं से कुछ ऐसा निकलेगा जो आपकी पोल खोल देगा? हकीम मिर्जा कांपने लगा। यह बूढ़ा कौन है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तभी उस बूढ़े किसान ने धीरे धीरे अपनी नकली दाढ़ी और पगड़ी उतारी। मशाल की रोशनी में जब उसका असली चेहरा सामने आया तो पूरे दरबार में और भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल अकबर के मुंह से निकला। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का सैलाब था। जी जहां पनाह, बीरबल ने झुककर सलाम किया। मैं ही बीरबल हूं। अध्याय 7, पर्दाफाश और सच्चा न्याय। अब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ थी। बीरबल ने एक एक करके पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। आलमपनाह अनाज गोदाम में आग हकीम मिर्जा के लोगों ने लगाई थी। यह चौकीदार झूठा गवाह है जिसे दौलत का लालच दिया गया था। उन्होंने उस चौकीदार को सामने किया जो अब तक डर के मारे सब कुछ उगल चुका था। पवित्र गाय को जहर दिया गया था और मरी हुई मछलियां दूसरे गांव से लाकर यमुना में फेंकी गई थीं। यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जनता में भय फैले और उसका इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे आपके रास्ते से हटाया जा सके। इनका असली मकसद मुझे हटाना नहीं था। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा। इनका असली मकसद था आपको अकेला और कमजोर करना ताकि ये अपनी कट्टरपंथी सोच को सल्तनत पर थोप सकें। ये आपकी दीन-ए-इलाही की नीति के खिलाफ थे। ये हिंदुस्तान को जोड़ने की आपकी कोशिश को तोड़ना चाहते थे। हकीम मिर्जा और उसके साथी अब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अकबर के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया था। सबूत सामने थे। गवाह मौजूद थे। साजिश बेनकाब हो चुकी थी।
अकबर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भी था। उनके बीरबल वापस आ गए थे। उन्होंने हकीम मिर्जा की ओर देखा। हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, हकीम। तुमने सिर्फ बीरबल को धोखा नहीं दिया, तुमने अपनी सल्तनत, अपनी जनता और अपने शहंशाह को धोखा दिया है। अकबर ने न्याय का आदेश दिया। हकीम मिर्जा और उसके मुख्य साथियों को देशद्रोह के अपराध में कैद करने का हुक्म हुआ। झूठे गवाह और छोटे मोटे अपराधियों को उनकी गलती के अनुसार सजा दी गई। अध्याय 8, एक सवाल, एक जवाब और एक दोस्ती। अगले दिन दीवाने खास फिर से उसी शान से सजा था। बीरबल अपनी जगह पर वापस थे और उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। हमें माफ करना, बीरबल। हमने तुम पर संदेह किया। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, आपने मुझ पर संदेह नहीं किया, आपने शहंशाह के कर्तव्य को निभाया। एक राजा के लिए सल्तनत की शांति से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपने जो किया, सही किया। अकबर मुस्कुराए। लेकिन एक बात अभी भी अधूरी है, बीरबल। मेरे सवाल का जवाब। तुमने कहा था कि तुम मुझे न्याय की परछाई दिखाओगे। कल रात जो कुछ हुआ, क्या वही जवाब था? बीरबल ने सिर हिलाया। जी जहांपना। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। सब ध्यान से सुनने लगे। बीरबल ने समझाना शुरू किया, हुजूर, न्याय सूरज की तरह है, चमकदार, सीधा और सबको समान रूप से रोशनी देने वाला। जब आप सिंहासन पर बैठकर फैसला सुनाते हैं तो वह न्याय होता है। जैसे कल रात आपने साजिशकर्ताओं को सजा सुनाई। लेकिन बीरबल ने आगे कहा, सूरज की रोशनी हर जगह सीधी नहीं पहुंच सकती। कुछ कोने अंधेरे रह जाते हैं। उन अंधेरे कोनों तक पहुंचने के लिए रोशनी को किसी चीज से टकराकर, अपना रूप बदलकर एक परछाई या प्रतिबिंब के रूप में पहुंचना पड़ता है। न्याय की परछाई वह प्रक्रिया है, जहां न्याय को पाने के लिए न्याय करने वाले को खुद भेस बदलना पड़ता है, सीधे रास्ते छोड़कर टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर चलना पड़ता है और सच को उजागर करने के लिए सच को छिपाना पड़ता है। जैसे मुझे एक बूढ़ा किसान बनना पड़ा। जैसे मुझे कुएं की झूठी कहानी गढ़नी पड़ी। मैंने जो कुछ भी किया वह सीधा न्याय नहीं था, लेकिन वह न्याय तक पहुंचने का रास्ता था। वह न्याय की परछाई थी। यह परछाई, बीरबल ने निष्कर्ष दिया, अदालतों में नहीं रहती, जहांपना। यह गलियों में, बाजारों में और लोगों के दिलों में रहती है। यह तब जन्म लेती जब सच को दबाया जा रहा हो और अन्याय का अंधेरा घना हो। यह देखने में भले ही धुंधली और टेढ़ी मेढ़ी लगे, लेकिन इसका मकसद हमेशा न्याय के सूरज को रोशन करना ही होता है। यह सुनकर अकबर की आंखें खुल गईं। उन्हें अपने सवाल का इतना गहरा और सच्चा जवाब पहले कभी नहीं मिला था। वह अपनी जगह से उठे, अपने गले से वही बेशकीमती मोतियों की माला उतारी और खुद बीरबल के गले में पहना दी। तुमने सिर्फ मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने मुझे एक शहंशाह होने का एक नया मतलब सिखाया है। न्याय सिर्फ तख्त पर बैठकर नहीं होता। न्याय के लिए कभी कभी तख्त को छोड़कर जमीन पर भी उतरना पड़ता है। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वह सिर्फ शहंशाह और सलाहकार नहीं थे, वे दो ऐसे दोस्त थे जो जानते थे कि एक महान साम्राज्य सिर्फ तलवार और खजाने से नहीं, बल्कि बुद्धि, विश्वास और उस न्याय की परछाई से चलता है जो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता खोज लेती है। और आगरा के किले की दीवारें सदियों तक इस अनोखी दोस्ती की कहानी कहती रहीं। इसके बाद बीरबल उस स्थान पर गए जहां यह घटना हुई थी, शहर के बाहर का वह पुराना बरगद का पेड़। उन्होंने उस जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने जमीन पर खुरचने के कुछ निशान देखे,
जहां खजाने के संदूक का स्थान चिन्हित किया गया था। उन्होंने सूरज की चाल और दोपहर के समय परछाइयों की लंबाई का अनुमान लगाया। उन्होंने वहां मौजूद कुछ गवाहों से भी बात की, लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिली। बीरबल वापस महल लौट आए। उनके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी। वह समझ गए थे कि अब्दुल्ला की परीक्षा क्या थी। न्याय का मंचन। 2 दिन बाद बीरबल अकबर के सामने पेश हुए। जहां पनाह, मैं सच्चाई के बहुत करीब हूं, लेकिन इसे साबित करने के लिए मुझे उसी दृश्य को फिर से दोहराना होगा। बीरबल ने अनुरोध किया कि अगले दिन ठीक दोपहर में उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक बार फिर दरबार लगाया जाए। दोनों भाइयों, गवाहों और सभी प्रमुख दरबारियों को वहां उपस्थित होने का आदेश दिया गया। अगले दिन पूरा शाही लवाजमा शहर के बाहर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। माहौल में तनाव था। दोनों भाई चुपचाप खड़े थे। बीरबल ने जमीन पर उसी जगह एक लकीर खींचवाई जहां खजाने का निशान था। उन्होंने दोनों भाइयों को ठीक उसी स्थान पर खड़ा किया जहां वे उस दिन खड़े थे। अब बीरबल ने कहा, जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम दोनों को वही करना है जो तुमने उस दिन किया था। सूरज ठीक सिर पर आया। परछाइयां छोटी होने लगीं। बीरबल ने इशारा किया। छोटा भाई करीम अपने स्वभाव के अनुसार अपनी परछाई को लंबा करने के लिए थोड़ा आगे झुका और अपने पंजों पर उचकने लगा। बड़ा भाई रहीम शांति से सीधा खड़ा रहा। उसकी परछाई भी आगे बढ़ रही थी। अचानक बीरबल ने चिल्लाकर कहा, रुको। सब चौंक गए। बीरबल रहीम के पास गए और जमीन पर एक खास जगह की ओर इशारा किया जहां रहीम खड़ा था। सिपाहियों, बीरबल ने आदेश दिया, इस जगह को खोदो। सिपाहियों ने खोदना शुरू किया। कुछ ही बीरबल ने माहौल का जायजा लिया। सूबेदार के किले में भी एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ था। सैनिक आपस में फुसफुसाते थे और पहाड़ी जिन्न का नाम लेने से भी डरते थे। खान जमान, मुझे पूरी घटना विस्तार से बताइए, बीरबल ने गंभीरता से कहा। कब और कैसे यह सब शुरू हुआ? खान जमान ने उन्हें उस पहाड़ी की ओर इशारा किया जो किले से साफ दिखाई दे रही थी। वह देखिए, वह है मातमी पहाड़ी। 3 महीने पहले पहली बार पूर्णिमा की रात को उस पर एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी थी। पहले तो हमने सोचा कि यह कोई तारा या उल्कापिंड होगा, लेकिन अगली पूर्णिमा को फिर वही रोशनी दिखी। और उसी रात हमारे शाही अस्तबल से सबसे बेहतरीन घोड़ा तूफान गायब हो गया। गायब हो गया मतलब? बीरबल ने पूछा। मतलब कि वह बस वहां नहीं था। अस्तबल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, पहरेदार अपनी जगह पर थे, लेकिन घोड़ा अंदर नहीं था। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। उसके बाद से हर पूर्णिमा को रोशनी दिखती है और एक घोड़ा गायब हो जाता है। अब तक हम अपने 6 बेहतरीन घोड़े खो चुके हैं। बीरबल ने कुछ देर सोचा। क्या आपने उस पहाड़ी पर जाकर जांच की? कई बार, सूबेदार ने जवाब दिया। लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। बस कुछ पुरानी खंडहर हो चुकी गुफाएं हैं। हमने हर गुफा की तलाशी ली, पर वहां कुछ नहीं मिला। अगले कुछ दिन बीरबल ने जांच पड़ताल में बिताए। उन्होंने अस्तबल का मुआयना किया। ताले वाकई मजबूत थे और पहरेदार भी भरोसेमंद। उन्होंने उन सैनिकों से बात की जो पहरे पर थे। सबने एक ही बात कही, उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी, किसी को आते जाते नहीं देखा। फिर बीरबल ने स्थानीय लोगों से बात करने का फैसला किया। उन्होंने अपना भेष बदला और एक साधारण व्यापारी बनकर गांव के बाजार में पहुंच गए। वहां लोग पहाड़ी जिन्न की कहानियां सुना रहे थे। कोई कहता कि उसने जिन्न को एक विशालकाय साये के रूप में देखा है, तो कोई कहता कि उसने जिन्न की डरावनी हंसी सुनी है।
एक बूढ़े पश्तून ने बीरबल को बताया, यह पहाड़ी हमेशा से मनहूस रही है। हमारे पुरखे कहते थे कि सदियों पहले एक क्रूर सरदार इस पहाड़ी की गुफाओं में रहता था और लोगों को लूटता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। कहते हैं मरने के बाद उसकी आत्मा जिन बनकर